नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और आपके साथ हूं मैं आयुषी नेगी। और बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। क्या कुछ कहा जा रहा है आपको सुनाते हैं। दावे करते हैं, लेकिन मोटे तौर पर यदि सब विभागों का सारी नौकरियों का आकलन करेंगे तो 1 लाख से भी कम लोगों की अब तक भर्ती हुई है। दावा करते हैं कि हम पिछले लगातार अरसे से 1 लाख से भी ऊपर लोगों की भर्ती की है। ऐसे राजस्थान के 70 लाख लोगों ने भर्तियों की अलग अलग परीक्षाएं दी हैं और नौकरी दी है 1 लाख से भी नीचे। दूसरा कंट्राडिक्शन ये है कि सरकार सरकारी नौकरियों पर निर्भरता पर नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश तो करती है, लेकिन राजस्थान के 70 लाख के जो बकाया लोग हैं वो किस तरीके से नियोजित होंगे, क्या उनको स्वरोजगार के लिए उन्होंने कोई रोड मैप बनाया है, स्किल डेवलपमेंट की योजनाएं जो घोषणा की वो कितनी ज़मीन पर आई हैं, और किस तरीके से राजस्थान का नौजवान जिसको सरकारी नौकरी नहीं मिली होगी उसको जीवन यापन का जरिया क्या होगा। एक आंकड़ा है लगभग 30 लाख का कि ऐसे स्नातक और इससे ऊपर के लोग हैं जो बेरोजगारी भत्ते के हकदार थे, लेकिन लगभग 2 लाख लोगों को ये भत्ता मिला और बाकी लोगों को आश्वासन मिला और उसमें एक बैरियर लगा दिया कि जो लोग इंटर्नशिप करेंगे उन लोगों को हम लोग ये जो बेरोजगारी भत्ता देंगे, जिसको अधिकांश नौजवानों ने नकार दिया। राजस्थान में कोर्ट में खाज का काम ये हुआ कि जितनी परीक्षाएं कांग्रेस के कार्यकाल में हुई हैं उसमें लगातार एक के बाद एक भर्तियां 15 के लगभग तो भर्तियां लंबित थी प्रशासनिक और वित्तीय कारणों से। लेकिन जो पेपर लीक होने का सिलसिला शुरू हुआ, और पेपर तभी लीक होता है जब सरकार वीक होती है, लेकिन रीट की परीक्षा ने सब लोगों की आंख कान और नाक खोल दिए कि जिस तरीके से संगठित नकल हुई और राजस्थान में जितने माफियाज हैं उसमें नकल एक माफिया के रूप में पनपा, और राजस्थान की सरकार की नाक के नीचे ऐसे कुछ संस्थानों के भी नाम आए जिससे सुनकर तकलीफ होती है कि उनकी संबंधता कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से है। राजीव गांधी स्टडी सर्किल जो इस पूरी संगठित का नकल का एक इस किस्म का गिरोह पनपा जिसने संरक्षण दिया। हम लोगों ने सीबीआई की उसकी जांच की मांग की, एसओजी ने जांच की, लेकिन एसओजी की जांच का दायरा था, एसओजी ने अपनी कार्रवाई से ये प्रमाणित तो कर दिया कि इसमें बड़ी भारी नकल हुई है और उस नकल के तार आगे तक जुड़े हुए हैं। सीबीआई की मांग इसलिए की थी कि एसओजी की मर्यादा है, वो मुख्यमंत्री से मंत्रियों से पूछताछ नहीं कर सकती, अधिकारियों से बड़े अधिकारियों तक। तो छोटी मछलियां पकड़ी गई, लेकिन बड़े मगरमच्छ जिन्होंने राजस्थान के नौजवानों के साथ कुठाराघात किया है उन तक कदाचित कोई सक्षम एजेंसी कर सकती थी। अब सरकार को एक सहूलियत है क्योंकि मामला न्यायालय में चला गया और न्यायालय ने तारीख दे दी, कुछ उसमें निर्णय किया, लेकिन सीबीआई से जांच जब तक नहीं होती है तब तक इसकी निरपेक्षता पे सवाल हमेशा तक रहेगा। और राजस्थान की सरकार जब डिनाई करती है तो उसी सीबीआई को कमलेश प्रजापति के बारे में आदेश देती है, विष्णुदत्त बिश्नोई के मामले में देती है, अलवर के निर्भया में देती है। तो ये लोक महत्वकार विद्यार्थियों से नौजवानों से जुड़ा हुआ बड़ा प्रश्न था जिसको सरकार को निश्चित रूप से सौंपना चाहिए था। चौथा मामला है कि राजस्थान की तीसरा मसला है, राजस्थान में कानून व्यवस्था एक बड़ा संकट है। राजस्थान में 6,51,000 मुकदमे अभी दर्ज हुए। अभी तक राजस्थान के इतिहास में इस तरीके का मंजर दिखा नहीं था। राजस्थान को पीसफुल स्टेट मानते थे, यहाँ लोग रिहाइश के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए आते थे, पर्यटन के लिए आते थे, और सीधे सीधे बजट बेशक पेश किया होगा, लेकिन कानून व्यवस्था का संबंध किसी प्रदेश की आर्थिक तरक्की से भी है और निवेशक नहीं आने का बड़ा कारण है। हालांकि उसका इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक्स के आधार पर भी कारण है कि सरकार उनको इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलियतें उपलब्ध नहीं करवा पाती, सिंगल विंडो का स्लोगन है वो पूरा नहीं हो पाता। लेकिन कानून व्यवस्था के कारण भी शायद यहाँ जो औद्योगिक निवेश होना था, रोजगार का सृजन होना था, वो नहीं हो पाता। तो ये अपराध अपने आप में वानगी हैं
महिला अपराधों की पराकाष्ठा है कि पिछले 1 वर्ष का आंकड़ा ये है कि महिलाओं के प्रति दुष्कर्म के, उत्पीड़न के जो मामले हैं वो 6,337 मामले अपने आप में रिकॉर्ड है। एक अनुमान के मुताबिक 18 बलात्कार प्रतिदिन होते हैं। तो सरकार की इस राज्य में कानून व्यवस्था पूरे तरीके से ध्वस्त होगी। और ऐसे में उस बजट में पुलिस की एक डेडिकेटेड प्लान की राजस्थान की कानून व्यवस्था ठीक कैसे हो, उसकी नफरी कैसे बढ़े, संसाधन कैसे बढ़े, उसको पुलिस का आधुनिकीकरण कैसे किया जाए, इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं था। चौथा है, सरकार ने कहा और खुद मुख्यमंत्री जी ने जन घोषणा पत्र में भी कहा, भाषणों में कहा कि हम जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के मामले में सरकार काम करेगी। आपको ध्यान होगा कि अध्यापकों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री सामने से पूछते हैं कि क्या तबादलों में पैसे लिए जाते हैं, ऑडियंस कहती है हाँ लिए जाते हैं। उसको जब कंफर्म करने की दोबारा पूछते हैं तो दोबारा से यही आवाज आती है। और उसके बाद कुछ दिन बाद मुख्यमंत्री जी का बयान आता है कि यदि मेरे महकमे में भ्रष्टाचार है तो मैं क्या करूं। करप्शन के बारे में इस तरीके से मुख्यमंत्री लाचार हो जाए तो ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मित्रों, इस बजट में जितनी बातें की गई, मुझे लगता है कि वो लगातार परंपरागत रूप से जैसी 3 बजटों में कही गई और वो धरातल पर नहीं उतरी। मेरी बात लंबी हो जाएगी, एक लंबी फहरिस्त है। मैं 3 तारीख को विधानसभा में अपनी बात रखूंगा, लेकिन सामान्य तौर पर अभी तक जितनी सरकारों ने कर्जा लिया, हालांकि अभी जो राजकोषीय घाटा है उसका प्रोजेक्शन है 70,000 करोड़ का। दूसरा, अभी तक जितनी सरकारों ने कर्ज लिया है तो 25% कर्ज अकेले 3 वर्षों में इस कालखंड में अशोक गहलोत जी ने 25% कर्जा खुद ने ले लिया। तो वो जो कहावत है, पुरानी चारवाक का एक सिद्धांत है कि यावत जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। तो ये सरकार कर्ज लेके घी पीने वाली अदा पे काम कर रही है, जिसका असर राजस्थान की गवर्नेंस पे पड़ रहा है।